आज की इस कक्षा में हम आपको छायावाद के प्रमुख कवि, चार स्तंभों में से प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता को लेकर प्रस्तुत होने जा रहे हैं। तो कविता प्रस्तुति के पूर्व आपको सुमित्रानंदन पंत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहते हैं कि सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं, क्योंकि आजीवन समय इनका व्यतीत हुआ प्रकृति के बीच में। तो प्रकृति के सानिध्य में रहकर, उसके सामीप्य में रहकर इन्होंने प्रकृति को अपनी माँ के रूप में देखा और कोमल कांत पदावली के रूप में प्रस्तुत किया है। इसीलिए इनको सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में उत्तराखंड के कौसानी जिले में हुआ था और इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था। बाद में चलकर इन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रखा और इनका सबसे बड़ा गुण यह माना जाता है, कहते हैं कि प्रतिभाएं जो होती हैं बच्चों में जन्म से ही दिखाई देने लगती हैं। तो 7 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने कविता करना, लिखना, बोलना शुरू कर दिया था और उसके पश्चात लगातार कविताओं की रचना की। इनकी रचनाएं हैं गुंजन, वीणा, पल्लव, लोकायतन, और सबसे पहला लोकायतन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है चिदम्बरा पर। तो ये एक ऐसे कवि हैं जो कि प्रकृति के साथ साथ, छायावादी कविता के साथ साथ ये प्रगतिशील कविताओं को भी लिखते रहे। इनके जीवन पर कार्ल मार्क्स का प्रभाव पड़ा, कविवर शैली का प्रभाव पड़ा और महात्मा गांधी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो इनकी कविताओं में इन लोगों की छवि भी दिखाई देती है। इसी के साथ अब हम आपको पर्वत प्रदेश में पावस, इनके द्वारा लिखित कविता को प्रस्तुत करना चाहेंगे। इनकी कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ है और उसमें यत्र तत्र आप संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों को भली प्रकार देख सकते हैं। तो पर्वत प्रदेश में पावस यानी उत्तराखंड की बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि कवि एक ऐसे चट्टान पर खड़ा है, हिमालय के चट्टान पर खड़ा है, जहाँ पर चारों तरफ के दृश्य को इन्होंने अपने हृदय रूपी कैमरे में कैद करके और सबके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। तो ये चित्रात्मक शैली के माध्यम से इस कविता को आप देखिएगा और कविता पढ़ते समय आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि हम कविता के साथ साथ हम हिमालय पर्वत का दर्शन कर रहे हैं। पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा और वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। तो प्रकृति की सुंदरता पर प्रकाश डालते हुए कविश्रेष्ठ कहते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश में पर्वतांचल क्षेत्र में वर्षा हो रही थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और हर पल प्रकृति अपनी वेशभूषा को, अपने परिधान को, अपनी सुंदरता को वह बदल रही थी। आप तो जानते ही हैं कि परिवर्तन प्रकृति का दूसरा नाम कहलाता है। तो इसी के साथ ये कहना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में कितना अधिक पेड़ पौधों में विकास होता है, फूल और विभिन्न प्रकार के पुष्प उदित होते हैं, चारों तरफ बादल छाए रहते हैं और प्रकृति ऐसा लगता है कि अपनी वेशभूषा को बड़ी सुंदरता के साथ दुनिया के सामने पेश कर रही है। उस प्रकृति पर हमें आज की स्थिति यह है कि प्रकृति को हमने अपने पैरों तले रौंद दिया है। प्रकृति का इतना दोहन हो रहा है जिसकी वजह से प्राकृतिक सुंदरता अब केवल हम पर्वतांचल क्षेत्रों में हम ढूंढ सकते हैं
और जितने भी जंगल हैं, झाड़ी हैं, वो सब काटे जा रहे हैं और कंक्रीट के जंगल बिछाए जा रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस कविता आपको संदेश यह दे रही है कि प्रकृति की सुरक्षा हम सभी की सुरक्षा है। जब तक हम प्रकृति को सुरक्षित नहीं रखेंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता। हम प्रदूषित वातावरण में ही रह पाएंगे जिसमें कि जीवन हमारा बौना होता जाएगा। तो आगे की पंक्तियों में कवि बताना चाहते हैं, पर्वत श्रृंखलाओं के विषय में बताना चाहते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार, ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के जितने भी पर्वत की चोटियां हैं वो एक दूसरे से जंजीर की भांति गुथी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि नगाधिराज, यह जो विराट हिमालय पर्वत है, पर्वतराज, वह सभी चोटियों को अपने कटि प्रदेश में एक दूसरे से गूंथ कर एक करधनी को उसने धारण कर लिया है। अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, और घाटियों में यदि देखा जाए तो ये जो हिमालय पर्वत की घाटियों में तो विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं। तो कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए कहा, और रूपक अलंकार के साथ, कि हजारों हजार जो पुष्प खिले हुए हैं घाटियों में, वह सुरम्य वातावरण इतना सुखद एहसास दिलाता है कि ऐसा लगता है कि पर्वतराज हिमालय ने वो विकसित फूले हुए पुष्प रूपी नेत्र से अपने विराटतम स्वरूप को वह देख रहा है। वह भी कहाँ देख रहा है? आगे की पंक्ति में कहना चाहते हैं, अवलोक रहा है बार बार। अवलोक का अर्थ होता है देखना। वह बारंबार यह देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार, पर्वत की घाटी के नीचे वो जो तालाब, बड़े बड़े तालाब हैं, उन तालाबों का जल बिल्कुल दर्पण के समान है, निर्मल है। और उसमें ये जो विराटतम पर्वत का स्वरूप है, उसका स्वरूप पूर्ण रूप से उस तालाब रूपी दर्पण में स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसे देखकर वह अपने महाकार रूप को देखकर वह फूला नहीं समाता। वह बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जिसके चरणों में पला ताल, ये पला का मतलब होता है पालन करना। हिमालय पर्वत की उत्तुंग शिखर पर, ऊंचे शिखरों पर बर्फ से आच्छादित चोटियां होती हैं और बर्फ जो है विगलित होकर वह नीचे झरने का रूप धारण करके वह तालाब में उसका जल एकत्रित होता है। वह बड़े से बड़े तालाब के रूप में दिखाई देता है। उसमें पर्वत श्रृंखलाओं का सौंदर्य देखते ही बनता है। यदि आप उत्तराखंड के नैनीताल में अगर आप जाएंगे तो यह अक्षरशः सत्य, यह प्रकृति का सुंदर रूप आप देख सकते हैं। दर्पण सा फैला है विशाल, इसमें उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। दर्पण के समान वह जो विशाल रूप, दर्पण के समान वह जो तालाब है, उसका जल इतना निर्मल है कि बिल्कुल गतिहीन है, निश्चल है, वह प्रवाहित नहीं हो रहा है, स्थिर है। तो उसमें पर्वत की श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। तो पर्वत प्रदेश में पावस का यह जो पहला छंद है वह पूरा होता है। आगे के दृश्य को अब हम प्रस्तुत करते हुए ये बताना चाहते हैं कि उस पर्वतांचल क्षेत्र में झरनों की भी बड़ी अहम भूमिका है। झरने जब बहुत ही उत्तुंग शिखर से गिर रहे हैं तो वो गिरि का गौरव, यानी कि वह पर्वतों के गरिमामयी स्वरूप का उसका गुणगान झरझर झरझर करते हुए कर रहे हैं। गिरि का गौरव गाकर झर झर झर, जो कलकल निनाद करते हुए झरने नीचे की तरफ बह रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय की विराटता का पर गर्व महसूस करते हुए, गौरवान्वित महसूस करते हुए वीर रस में
झर 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 करते हुए वो झरने झर रहे हैं। अब झरनों के इस झरने का जो प्रभाव पर्यटकों पर पड़ता है उसको चित्रित करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं, मद में नस नस उत्तेजित कर। पर्वत श्रृंखलाओं से झरते हुए झरनों का जो बहुत ही दिव्यतम और बहुत ही कलकल निनाद है, जो कि बहुत ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि युद्ध भूमि में कोई कवि है जो कि हमारे योद्धाओं को वो उत्तेजित करता है, यानी कि उसके हर एक तंद्रा में, उसकी हर एक धमनी में वो उत्साह का संचार करता है और उसमें उत्साह ही नहीं, साहस और उमंग का वह संचार करता है। तो जो पर्यटक हिमालय में स्थित झरनों के समीप यदि खड़ा हो, जैसे कि आपको हम ले चलना चाहेंगे कैंपटी फॉल के पास। कैंपटी फॉल के पास अगर आप खड़े हो जाएं तो वहाँ इतनी तीव्र ध्वनि झरने की होती है कि जिसको सुनकर हमारे अंदर का आलस्य स्वतः दूर हो जाता है। उत्साह, साहस, उमंग, ऐसी उत्तेजित करने वाली भावनाएं हमारे तमाम धमनियों में, रक्त संचार में वो प्रवेश कर जाती हैं। आगे कवि कहना चाहता है कि झरनों की एक एक लड़ी कैसी है। झरनों की एक एक लड़ी को वो बताते हुए कहना चाहते हैं, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे झरने। वो जिस प्रकार जैसे किसी का विवाह होता है और अपनी इमारत को विवाह के समय लोग अपने इमारतों को बिजली की छोटी छोटी बत्तियों से सजाते हैं, वैसे ही पर्वतराज हिमालय में जैसे उत्सव का भाव चारों तरफ फैला हुआ है, सर्वत्र खुशहाली दिखाई दे रही है और ये झरने अपने मोती के समान जल की जो मोटी मोटी बूंदें ऊपर से गिर रही हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वतराज हिमालय के इमारत को उन्होंने अपनी मोती की लड़ियों से सुसज्जित कर दिया है। और नीचे आते आते झरनों के जल का स्वरूप फेनिल हो जाता है, वो झाग के समान दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार जो ये पद्यांश था, इस पद्यांश में आपने देखा कि किस प्रकार झरनों का सौंदर्य इसमें दिखाई देता है। इस कविता के आधे भाग को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले पद्यांशों को अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।